हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग, इम्पोर्टेंट भाग, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ संविधान की अनुसूचियाँ, इन दो मुद्दों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर संविधान के महत्वपूर्ण भाग की बात करते हैं हम, तो आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग के विषय में जो है पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे आईएएस, पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीपी, एसआई, बीएड एंट्रेंस, तमाम एग्जामों में पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण भाग, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण भाग में जो पूछा जाता है, जो विभिन्न कंपटीशनों में पूछा गया है, जैसे संविधान के भाग 2 में क्या है, तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 2 में संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। वैसे अगर पूछे कि संविधान में कितने भाग हैं, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो कुल 22 भाग हैं संविधान में, इसको भी जानते रहिए। भाग 2 में जो इम्पोर्टेंट है, हम उसी भाग की चर्चा करेंगे। भाग 2 में जो है हमारा नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है, यानी मूल अधिकार है। भाग 3 में याद रखिए, कई बार पूछा गया है। भाग 4 में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, या नीति निर्देशक तत्व है राज्य के। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है, जो बाद में जोड़ा गया है, वो संविधान के भाग 4 क में है। ये ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 4 क में है। ठीक। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत किस में है, वो हमारा संविधान के भाग 9 में है। याद रखिएगा, खास करके ग्राम पंचायत। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत वो भाग 9 में है। यही एक कंपटीशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि जब पूछा जाए कि नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये भाग 9 क में है। ठीक, भाग 9 क में है। ठीक। दूसरा इम्पोर्टेंट भाग पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है, तो इसको याद रखिएगा आप। निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के भाग 15 में है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस भाग में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये संविधान के भाग 18 में है। भाग 18 में आपात संबंधी उपबंध है, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं। जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, इसको कभी हम विस्तार से इस पर वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो 3 अनुच्छेद खास करके हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, यानी कि 352, 356 और 360। ये 3 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से है, जो हमारे संविधान के भाग 18 में है। ठीक। और एक पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आप इसको भी जानते रहिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हमारे संविधान के भाग 20 में है। और वो अनुच्छेद कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जानते रहिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में है, इसको भी आप जानते रहिए। ठीक। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था
तो उस समय हमारे संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में अगर आप देखें तो वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम उसी अनुसूचियों के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक, आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप लोग। अब अनुसूचियों की बात करें तो हम एक एक अनुसूची की व्याख्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। और अनुसूचियों से लगभग सभी कंपटीशन में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहला अनुसूची किससे है, 10वां अनुसूची किससे है, 12वां अनुसूची किससे है, इस तरह के कंपटीशन में प्रश्न बनते हैं। तो एक एक अनुसूची के विषय में हम चर्चा करेंगे। अब अनुसूचियों की संख्या 2 तरह से प्रश्न पूछता है। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 8 अनुसूची थी, और जब संविधान लागू हुआ तो 8 अनुसूची थी, और वर्तमान में कितनी अनुसूची है तो वो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, आइए हम विस्तार से इसका उल्लेख करते हैं। नंबर 1, जो प्रथम अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो प्रथम अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्यों से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ये रटना बिल्कुल नहीं है। आप एक बार अगर अच्छे से अनुसूचियों को देख लेंगे, समझ लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। बीच बीच में लेकिन उसका रिवीजन आप करते रहिएगा बस। और कंपटीशन में जब भी आप अनुसूचियों से कोई प्रश्न आएगा तो निश्चित है आपका वो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पहला अनुसूची किससे है? पहला अनुसूची केंद्र और राज्यों से है। ठीक, दूसरा अनुसूची किससे है? तो दूसरा अनुसूची प्रमुख पदाधिकारी एवं उनके वेतन से संबंधित है। प्रमुख पदाधिकारी में जैसे हमारे राष्ट्रपति हुए, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हुए, उसके प्रमुख हुए, न्यायाधीश हुए। ठीक है, तो प्रमुख पदाधिकारी और उसका वेतन अनुसूची दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। शपथ, जो शपथ लेते हैं, जो तमाम पदाधिकारी हैं जो शपथ लेते हैं उससे, और प्रतिज्ञान से संबंधित है। पूछा जाए चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। चौथी अनुसूची जो है वो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है, कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस तरह हो। चौथी अनुसूची उससे संबंधित है। पांचवी अनुसूची अगर पूछी जाए तो ये पूछा जाए, और ये कई बार भी ये भी कंपटीशन में पूछा गया है कि पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है, तो पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इसको ध्यान में रखिएगा। पांचवी अनुसूची हमारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक, छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो छठी अनुसूची को याद रखिएगा कि छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। कौन सी अनुसूची है ये? छठी अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7वीं अनुसूची है हमारी। 7वीं अनुसूची इम्पॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में बताया गया है। 3 सूचियां क्या है जिसमें हमारे विषय निर्धारित किए गए हैं। एक है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारी 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में जो तीनों सूचियां हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, तो उसको ध्यान में रखिएगा। और तीनों में कितने कितने विषय है ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 संघ सूची, जिसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। संघ सूची में कितने विषय हैं, कंपटीशन पूछा जा सकता है। संघ सूची में जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों की चर्चा की गई है, संघ सूची में 100 विषय हैं।
राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में जो है 61 विषय हैं, 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय है। हमारा जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब इन सूचियों का क्या मतलब है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब उसमें 100 ऐसे विषय हैं जिसपे नियम, कानून इत्यादि जो है संघ यानी केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं उसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में जो 52 विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसमें तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो ये सूचियों की बात हुई जो हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अब 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 8वीं अनुसूची जो है वो मूल रूप से भाषा से संबंधित है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 मूल भाषा का उल्लेख किया गया था हमारे संविधान में, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज किए गए हैं। बाद में संविधान संशोधन द्वारा 8 से अब कितने भाषा हो गए हैं? 14 से 14 भाषा मूल था जो हमारा संविधान लागू हुआ, और अब हमारे भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? वो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है संविधान में। तो जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। संविधान जब लागू हुआ तो कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी, इसको याद रखिएगा। और वर्तमान में कितनी भाषा है हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में? तो आप जानते रहिए 22 भाषा है वर्तमान में। ठीक, इससे संबंधित यानी कि 9वीं अनुसूची मूल रूप से भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची के बाद 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची हमारी जो है वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, क्योंकि जब हमारा संविधान 9वीं अनुसूची हमारा, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 ही अनुसूचियां थी। तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो इसमें क्या है 9वीं अनुसूची में कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। इससे संबंधित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि इसमें वो विषय सम्मिलित है जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये हमारी 9वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें तमाम ऐसे नेता होते हैं कि एक पार्टी को छोड़कर, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में संबंधित हो जाते हैं। तो वो स्वार्थ हित में या व्यक्तिगत हित में किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, किसी विचारधारा से जब उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है तो दूसरे पार्टी में वो सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऐसे दल बदल संबंधी नियम जो है हमारे संविधान के 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आता है नंबर 11 कि 11वीं अनुसूची क्या है? तो 11वीं अनुसूची हमारी पंचायती राज व्यवस्था से है, खास करके ग्राम पंचायतों से है 11वीं अनुसूची। इसको भी ध्यान में रखिएगा। कभी हम पंचायती राज व्यवस्था पर अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ ये आप जानिए कि 11वीं अनुसूची में है क्या। तो 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज व्यवस्था से है और इसमें कुल 29 विषय हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। कितने विषय हैं पूछा जाए कंपटीशन में कि पंचायती राज व्यवस्था में जो संविधान के 11वीं अनुसूची में रखी गई है वो मूल रूप से उसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, लास्ट नंबर आता है 12वीं अनुसूची, और ये अनुसूचियों में अंतिम है क्योंकि हमने बताया कि अब हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12वीं अनुसूची जो है वो खास करके नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित है, यानी कि जो शहरी व्यवस्था है जिसमें शहरी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम आते हैं, उससे संबंधित है। ठीक, विषयों की बात पूछा जाए अगर कि इनमें जो 12वीं अनुसूची है जो नगर पालिका से, नगर पंचायत से, नगर निगम से संबंधित है, उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, उसमें कितने विषय हैं? तो आप उसमें कह सकते हैं कि उसमें 18 विषय हैं। ठीक, अगर ग्राम पंचायत पूछेगा तो 29 विषय हैं
और नगर पंचायत पूछेगा तो उसमें 18 विषय हैं। ठीक, निश्चित है आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने होंगे तो निश्चित है आपको हमारे वीडियो से अगर लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले परिचर्चा में किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। और जो कंपटीशन के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा उसको हम जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।